हेलो एवरीवन। सभी सम्मानित शिक्षक, भावी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएसएससी प्रिंसिपल और एचएम, इसके लिए हम रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें 4 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। यूनिट नंबर 7, 8, 11 और 12, और तीनों यूनिट पे टेस्ट भी हो चुके हैं। और जो चौथा यूनिट है, 8वां यूनिट, यह भी रिसेंटली इसको हमने कंप्लीट किया है। इस पे आज प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे हम। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल एचएम, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, इनकी भूमिका, उत्तरदायित्व, ये है हमारा 8वां यूनिट। एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे कि अभी 12 अगस्त से 12 अगस्त 2026 से और 15 अगस्त 2026 तक, 15 अगस्त के मौके पे हम इसमें कोर्स में ऑफर रख रहे हैं। तो हमारे कोई शिक्षक साथी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर हमारा कोर्स प्रिंसिपल, एचएम या फिर जो अदर एग्जाम्स हैं, सभी में ये 12 से और 15 अगस्त के बीच में ऑफर रहेगा। और इसमें 25% का ऑफ रहेगा। जो रेगुलर फी है उसमें, ये रेगुलर फीस है 1400 हिंदी मीडियम, 1600 इंग्लिश मीडियम। इसमें 25% का डिस्काउंट रहेगा, ऑफ रहेगा 15 अगस्त को लेके 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच। ये आप सभी के साथ में साझा करना था। जो चैनल ज्वाइन करके शेयर करते हैं स्क्रीनशॉट, वो कोर्स के लिए नहीं है। तो चैनल ज्वाइन करना अलग है, कोर्स ज्वाइन अलग करना अलग है। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। इसको ओपन करने के बाद होम पेज पे आपको मिल जाता है, उसको ओपन करके स्क्रॉल करेंगे तो क्लिक हेयर टू ज्वाइन इन हिंदी इंग्लिश मिल जाता है थोड़ा सा डिटेल में। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी वीडियो के लिंक मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ से इसको करवाया जाएगा। किसी विद्यालय में लर्निंग आउटकम्स लगातार कम हो रहे हैं। प्रिंसिपल इंटरवेंशन चुनने से पहले उपलब्ध जो डेटा और जो संभावित कारण हैं उनका विश्लेषण करते हैं। यह प्लानिंग के किस पक्ष को दर्शाता है? किसी स्कूल में लर्निंग आउटकम्स लगातार कम हो रहे हैं। अब प्रिंसिपल, एचएम क्या करते हैं? इंटरवेंशन चुनने से पहले डेटा और जो संभावित उसके कारण हैं उनका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ये प्लानिंग के किस पक्ष को दर्शाता है? प्लानिंग में इंटरवेंशन चुनने से पहले क्या किया जाता है? प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स और जो उपलब्ध परिस्थितियां हैं उनको स्पष्ट करना जरूरी होता है। प्लानिंग हमने पढ़ा है नियोजन अच्छे से, पूरे डिटेल में। प्लानिंग में क्या किया जाता है? इंटरवेंशन चुनने से पहले प्रॉब्लम, उसका ऑब्जेक्टिव्स और जो हमारे पास उपलब्ध परिस्थितियों को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। इसमें जो आएगा, क्लेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो इसका विश्लेषण करते हैं। मतलब क्लेरिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव, समस्या और उद्देश्यों की स्पष्टता। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग की ओर संक्रमण को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है? विच सिचुएशन मोस्ट क्लियरली रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन फ्रॉम प्लानिंग टू ऑर्गेनाइजेशन? प्लानिंग से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ का जो स्थिति है उसका पूछा हमसे। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में निर्धारित जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लागू करने के लिए पीपल, रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेज को व्यवस्थित किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में जो निर्धारित ऑब्जेक्टिव हैं उनको लागू करने के लिए जो पीपल हैं, लोग हैं, उन रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो रिसोर्सेज है उनको व्यवस्थित किया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। टीचर्स को रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज देना, ये प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग की तरफ है। किसी स्कूल प्लान में ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित है लेकिन जिम्मेदारी और समय सीमा स्पष्ट नहीं है। हमारे पास स्कूल का प्लान है, उस प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके उद्देश्य क्या है, वो निर्धारित है,
लेकिन किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कितने समय में ये हमें अचीव करना है, ये स्पष्ट नहीं है। इससे मुख्यतः कौन सी समस्या उत्पन्न होगी। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव तभी ऑपरेशनल बनते हैं जब ये स्पष्ट हो कि कौन क्या करेगा, कौन कब क्या करेगा। इस तरह की चीजें जब क्लियर होती है, जब ये ऑब्जेक्टिव्स ऑपरेशनल बनते हैं। तो ये एक ऑपरेशनल एम्बिग्यूटी है, क्रियान्वयन संबंधी अस्पष्टता। हर यूनिट पे सफिशिएंट प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। पूरे सिलेबस के तमाम जितने भी यूनिट है, 12 यूनिट, उन पे भी आपको सफिशिएंट फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और हर यूनिट पे 4-5 टेस्ट कम से कम हम रखेंगे। और अब आगे है जो नया यूनिट तो शुरू करेंगे ही, लेकिन इसमें जो यूनिट 7, 8, 11 और 12 हो चुके हैं, इन पे हम एक कंबाइंड टेस्ट रखने का भी प्लान कर रहे हैं। प्लानिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लानिंग के संबंध में, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। प्लानिंग, बिल्कुल प्लानिंग एक फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी होता है। फ्यूचर ओरिएंटेड है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से स्वतंत्र है ये। तो प्लानिंग, इसमें ये ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है इससे स्वतंत्र नहीं होता है। ये रिसोर्सेज के सिस्टमेटिक यूटिलाइजेशन में सहायता करता है। ये बिल्कुल सही है। रिसोर्स और कंट्रोल दोनों के लिए आधार यही देता है प्लानिंग। कंट्रोल के लिए आधार प्रोवाइड करवाता है, तो ये दोनों करेक्ट है। प्रिंसिपल 4 रेमेडियल स्ट्रेटेजीज की कॉस्ट, फिजिबिलिटी और एक्सपेक्टेड लर्निंग गेन की तुलना करके एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, चुनते हैं। ये मुख्यतः किसका उदाहरण है? प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल एचएम। 4 उनकी रेमेडियल स्ट्रेटेजी है, कॉस्ट, फिजिबिलिटी और एक्सपेक्टेड लर्निंग गेन की तुलना करके फिर वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारे लिए तर्क संगत जो निर्णय है उसका, रेशनल डिसीजन मेकिंग। जब अल्टरनेटिव्स को निर्धारित क्राइटेरिया के आधार पे कंपेयर करके कोई चॉइस की जाती है, तो एक डिसीजन मेकिंग होता है वो। कंपेयरिंग अल्टरनेटिव्स अगेंस्ट डिफाइंड क्राइटेरिया एंड देन चूजिंग वन, इट कॉन्स्टिट्यूट्स डिसीजन मेकिंग। किसी प्रिंसिपल द्वारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर फॉलो अप तक अपनाया गया कौन सा क्रम अधिक तार्किक है? किसी प्रिंसिपल, एचएम, इनके द्वारा जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है उससे लेकर जो आइडेंटिफिकेशन से लेकर फॉलो अप तक ये अपनाया गया कौन सा एक अधिक तार्किक है, ये पूछा है हमसे। विच सीक्वेंस इज मोस्ट लॉजिकल फ्रॉम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन टू फॉलो अप? तो देखिए, इसका सही जो सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले समस्या। सिस्टमेटिक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम समझी जाती है और फिर डेटा और अल्टरनेटिव्स के आधार पे चॉइस की जाती है। सबसे पहले इसमें समस्या, समस्या के बाद में डेटा, फिर विकल्प, और जो अल्टरनेटिव है हमारे पास, उन अल्टरनेटिव में विकल्प में से सबसे बेस्ट विकल्प का चयन करना, फिर इम्प्लीमेंट करना और उसको फॉलो अप करना। ये हमने अच्छे से कई बार डिटेल में पढ़ा है, जब हम अभी यूनिट पढ़ रहे थे। जब ये हमसे एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सीक्वेंस इस तरीके से हमसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डिसीजन प्रोग्राम डिसीजन का बेहतर उदाहरण है? निम्न में से कौन सा डिसीजन है ये प्रोग्राम डिसीजन का बेहतर उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोग्राम डिसीजन? प्रोग्राम डिसीजन रिपीटेटिव और एस्टैब्लिश रूल पे आधारित होते हैं। हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है। प्रोग्राम डिसीजन मतलब रिपीटेटिव और जो एक एस्टैब्लिश रूल है या जो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है उस पे आधारित होते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें कोई एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर उपलब्ध नहीं हो और प्रिंसिपल या एचएम को नए विकल्पों में से निर्णय लेना है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें कोई पहले से एस्टैब्लिश प्रोसीजर नहीं है, कोई रूल नहीं है उपलब्ध पहले से, तो जो प्रिंसिपल हैं, एचएम हैं, इनको नए विकल्प से में से निर्णय लेना है। अब उसको क्या कहा जाएगा?
उसको कहा जाता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम डिसीजन कहा जाता है उसको। और हमने डिस्कस भी किया था नॉन प्रोग्राम डिसीजन में क्या होता है। नॉन प्रोग्राम डिसीजन नोवेल, कॉम्प्लेक्स और नॉन रूटीन जो सिचुएशन है उसमें नॉन प्रोग्राम डिसीजन लिए जाते हैं। प्रिंसिपल या एचएम किसी टीचर को प्रोग्राम की रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक अथॉरिटी देते हैं, लेकिन अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी बनाए रखता है। ये किसका उदाहरण है? इसमें प्रिंसिपल किसी टीचर को प्रोग्राम की रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसे कोई जिम्मेदारी देते हैं और उसको पूरा करने के लिए जरूरी उनके पास अथॉरिटी भी देते हैं कि आपको फुल अथॉरिटी है इस पे। लेकिन अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी तो प्रिंसिपल एचएम की होती है। ये किस तरह का उदाहरण है? ये एक डेलीगेशन उदाहरण है। कैसा एग्जाम्पल है? डेलीगेशन। डेलीगेशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अप्रोप्राइट जो अथॉरिटी है वो भी दी जाती है, लेकिन सुपीरियर की अल्टीमेट रेस्पॉन्स अकाउंटेबिलिटी समाप्त नहीं हो जाती। सपोज प्रिंसिपल या एचएम ने किसी शिक्षक को कोई काम दिया, ये एक काम है कि आपको ये काम कंप्लीट करना है। सपोज कोई एग्जाम करवाना है या कोई रिपोर्ट बनानी है, तो ये काम दे दिया। अब इस काम के लिए जो उनको अथॉरिटी चाहिए वो अथॉरिटी भी उनको दे दी गई, लेकिन जो अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये शिक्षक इस काम को करेंगे, इनके पास अथॉरिटी है, लेकिन जवाबदेही जो अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी है वो प्रिंसिपल की समाप्त नहीं हो जाती है। इसको डेलीगेशन कहा जाता है, प्रत्यायोजन। इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सबसे आवश्यक है? इफेक्टिव डेलीगेशन में क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो अथॉरिटी है इसका उचित करस्पॉन्डेंस या अकाउंटेबिलिटी की स्पष्टता बहुत आवश्यक होती है इफेक्टिव डेलीगेशन में। इफेक्टिव डेलीगेशन में जो जिम्मेदारी है, अथॉरिटी है, उसका उचित करस्पॉन्डेंस या अकाउंटेबिलिटी की स्पष्टता बहुत आवश्यक होती है। प्रिंसिपल टीचर्स को रिवाइज्ड असेसमेंट प्रोसीजर के संबंध में इंस्ट्रक्शन देते हैं, अपेक्षाएं स्पष्ट करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के दौरान गाइडेंस भी देते हैं। ये मैनेजमेंट के किस फंक्शन से सबसे अधिक संबंधित है? प्रिंसिपल टीचर को रिवाइज असेसमेंट प्रोसीजर के संबंध में वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो भी स्पष्ट करते हैं, और जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं टीचर उसका, उसके टाइम पे उनको गाइड भी करते हैं। ये मैनेजमेंट के किस फंक्शन से संबंधित है? ये हमसे पूछा गया है। देखिए, ये जो डायरेक्ट डायरेक्शन प्लान है इसको एक्शन में बदलने से संबंधित है। इसमें क्या क्या आ गया? इंस्ट्रक्शन आ गया है, इंस्ट्रक्शन के अलावा सुपरविजन आ गया है, सुपरविजन के अलावा मोटिवेशन आ गया है, मोटिवेशन के अलावा इसमें कम्युनिकेशन आ गया है। और यही सब चीजें तो हमने पढ़ी थी अभी जब यूनिट 8 पढ़ रहे थे। इंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, ये क्या होता है? डायरेक्शन प्लान को एक्शन में बदलने से संबंधित होता है। डायरेक्शन पढ़ा है हमने मैनेजमेंट में, डायरेक्शन कंट्रोल। दिए गए मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में डायरेक्शन के साथ कौन सा समूह सबसे उपयुक्त रूप से संबंधित है? डायरेक्शन का पूछा है मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का। इसमें डायरेक्शन का जो प्रैक्टिकल फोकस है वो एक्शन को गाइड करना है। फोकस पीपल को एक्शन की ओर गाइड करना होता है, इसीलिए इंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन इसके कंपोनेंट होते हैं। द प्रैक्टिकल फोकस ऑफ डायरेक्शन इज गाइडिंग पीपल टुवर्ड्स एक्शन, and that's why hence instruction, supervision, motivation and communication are its key components. किसी टीचर को टास्क बताया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान गाइडेंस दी जाती है और कठिनाई आने पर एनकरेजमेंट दिया जाता है, इनमें से कौन सा कंबाइंड प्रमुख है? देखिए, किसी टीचर को टास्क बताया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन के दौरान गाइडेंस भी दी जाती है और कठिनाई आने पे उन्हें एनकरेजमेंट दिया जाता है। तो ये इसमें है इंस्ट्रक्शन, सुपरविजन, मोटिवेशन, ये कॉम्बिनेशन प्रमुख है इसमें। टास्क, इंस्ट्रक्शन, ऑनगोइंग गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट, ये इंस्ट्रक्शन, सुपरविजन और मोटिवेशन को दर्शाते हैं।
प्रिंसिपल नई टीचिंग मेथड अपनाने वाले टीचर को केवल फॉल्ट बताने के बजाय क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और फीडबैक के माध्यम से सुधार का अवसर देते हैं। प्रिंसिपल या एचएम जो नई टीचिंग मेथड अपनाने वाले कोई शिक्षक हैं, उनको केवल उनका फॉल्ट नहीं बताते कि आपकी ये जो नई टीचिंग मेथड अपना रहे हैं इसमें क्या कमियां हैं, ये बताने के बजाय प्रिंसिपल या एचएम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और फीडबैक के माध्यम से भी सुधार का अवसर देते हैं। ये किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? हमसे ये पूछा है। Instead of merely pointing out faults, a principal uses classroom observation and feedback to help a teacher improve a new teaching method. Which approach does this represent? It represents developmental supervision. विकासात्मक पर्यवेक्षण कहा जाता है इसको। डेवलपमेंटल सुपरविजन का फोकस फॉल्ट डिटेक्शन के साथ साथ गाइडेंस, फीडबैक और प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट पे होता है। सुपरविजन को मेयर इंस्पेक्शन से अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? सुपरविजन को इंस्पेक्शन प्राइमरीली आइडेंटिफाइज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जबकि जो इफेक्टिव सुपरविजन इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड फॉलोअप भी करता है। इसमें गाइडेंस, सपोर्ट और इंप्रूवमेंट के लिए फॉलोअप, ये सुपरविजन को मेयर इंस्पेक्शन से अलग बनाती है। साथियों, जिन्होंने शुरू में स्किप कर दिया, आपकी जानकारी के लिए 12 अगस्त से और 15 अगस्त तक आप में से ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कोर्स, तो इसमें ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट, उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन पीडीएफ, आपके सिलेबस के यूनिट वाइज नोट्स और यूनिट वाइज क्लासेज वीडियोज ये आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। पूरा कंप्लीट इसमें सिलेबस करवाया जाएगा, उसका रिवीजन भी करवाया जाएगा। यूनिट वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, कम से कम टारगेट है 4-5 प्रैक्टिस टेस्ट हर यूनिट पे हो। फिर कंबाइंड यूनिट वाइज जो टेस्ट है वो भी होंगे, जो जिनमें सिमिलरिटी है या इंटरकनेक्टेड हैं यूनिट, उनके कंबाइंड टेस्ट होंगे। और फिर फुल लेंथ टेस्ट भी करवाए जाएंगे, जो पूरा सिलेबस आपके 120 क्वेश्चन होंगे उसमें। इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट अच्छे से करवाया जाएगा। मिनिमम इसमें टारगेट रखा हुआ है कि यहाँ से 100 क्वेश्चन हमारे कोर्स से आने चाहिए एग्जाम में, चाहे पेपर का लेवल इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो या मोस्ट डिफिकल्ट हो। अभी 12 से और 15 अगस्त के बीच में आप ज्वाइन करते हैं तो जो रेगुलर प्राइस है उसमें 25% का ऑफर रखा हुआ है, डिस्काउंट रखा हुआ है। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट विजिट करके, इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर फीस हिंदी मीडियम के लिए 1400 रुपए है, इंग्लिश मीडियम के लिए 1600 है और 12 से 15 अगस्त के बीच में इसमें 25% का डिस्काउंट रहेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। प्रिंसिपल पॉलिसी कम्युनिकेट करने के बाद टीचर्स की फीडबैक लेते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में आवश्यक मॉडिफिकेशन करवाते हैं। ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? फीडबैक कम्युनिकेशन को इंटरेक्टिव बनाता है, इसलिए सेंडर और जो रिसीवर है दोनों की इसमें एक एक्टिव रोल हो जाता है। फीडबैक कम्युनिकेशन को इंटरेक्टिव बनाता है और जो टीचर, प्रिंसिपल दोनों की इसमें एक्टिव भूमिका होती है, इसलिए ये टू वे कम्युनिकेशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल एचएम ने केवल ऑर्डर दे दिया है, डायरेक्शन दे दी है तो वन वे हो जाता है। इसमें फीडबैक भी है, जब फीडबैक शामिल होता है तो टू वे कम्युनिकेशन। किसी ऑफिशियल सर्कुलर में सभी आवश्यक फैक्ट्स हैं। कोई ऑफिशियल सर्कुलर है, उसमें सभी जरूरी फैक्ट्स हैं, लेकिन बार बार वही बातें दोहराई गई है। कम्युनिकेशन में कौन सी क्वालिटी कमजोर है? इसमें कंसाइनेस है, संक्षिप्तता, क्योंकि संक्षिप्तता का अर्थ जो आवश्यक इंफॉर्मेशन है उसको अननेसेसरी रिपीटेशन के बिना प्रस्तुत करना होता है, और वो इसमें क्वालिटी उसकी कमजोर नजर आती है। प्रिंसिपल अटेंडेंस के दो कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स मिलने पर ओरिजिनल रिकॉर्ड वेरीफाई करते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन की कौन सी क्वालिटी प्राथमिक है? प्रिंसिपल या एचएम अटेंडेंस के दो कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट मिलते हैं उनको, किसी के अटेंडेंस के, चाहे स्टूडेंट या टीचर। अब वो मिलने पे ओरिजिनल रिकॉर्ड से वो वेरीफाई करते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन की कौन सी क्वालिटी प्राथमिक है?
देखिए, एक्शन लेने से पहले क्या होता है, एक्शन से पहले इंफॉर्मेशन की को एक्यूरेसी वेरीफाई करना, ये करेक्टनेस होता है। कोई भी एक्शन ले रहे हैं आप, तो उसको, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसकी एक्यूरेसी वेरीफाई करना होता है और उसी को करेक्टनेस कहा जाता है। टीम कमेटी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रही है, लेकिन उनमें शेड्यूल्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल शेड्यूल को इंटीग्रेट करते हैं, ये किस फंक्शन का उदाहरण है? तीन कमेटी बनाई हुई है, और ये जो तीन कमेटी है, ये तीन कमेटीज अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है, लेकिन उनका जो शेड्यूल है, मंडे ट्यूसडे मंडे, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। प्रिंसिपल शेड्यूल को इंटीग्रेट कर देते हैं, ये किस फंक्शन का उदाहरण है? ये हमारा कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल है। कोऑर्डिनेशन को अलग अलग एक्टिविटीज और एफर्ट्स में हार्मनी स्थापित करता है कोऑर्डिनेशन, ताकि एक दूसरे के विरुद्ध काम ना कर सके, और वही कोऑर्डिनेशन होता है। प्लानिंग और कंट्रोल के संबंध में कौन सा कथन सबसे सटीक सही है? प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोल से 100% क्वेश्चन आना है एग्जाम में हमारे। प्लानिंग क्या होता है? इसमें प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, कंट्रोल प्लानिंग को समाप्त कर देता है। नहीं, प्लानिंग एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड देता है, जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस की तुलना की जाती है। प्लानिंग केवल कंट्रोल के बाद होता है, कंट्रोल केवल एक्सपेंडिचर से संबंधित होता है। नहीं, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, कंट्रोल एक्चुअल परफॉर्मेंस को उन्हीं स्टैंडर्ड के विरुद्ध असेस करता है। फिर प्लानिंग एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल असेस एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट देम। विद्यालय ने 80% अटेंडेंस का स्टैंडर्ड निर्धारित किया, एक्चुअल अटेंडेंस 68% मिली। कंट्रोल प्रोसेस में अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? टारगेट क्या था? स्टैंडर्ड सेट कर रखा था अटेंडेंस का 80%, मिला क्या एक्चुअल में? 68%। ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के जो कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन करने, कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन के बाद में क्या होता है, उसमें जो डेविएशन है उसके कारणों का एनालिसिस किया जाता है। अब ये क्या है? 80% का टारगेट था, एक्चुअल कितना है? 68% है। डेविएशन कितना आया? डेविएशन आ गया 12% का, 12% का इसमें डेविएशन आ गया। अब ये जो डेविएशन है इसका एनालाइज किया जाता है, और फिर एनालाइज करने के बाद करेक्टिव एक्शन तय किए जाते हैं। डेविएशन के कारणों का एनालाइज किया जाएगा। कंट्रोल प्रोसेस का सही सीक्वेंस क्या है? कंट्रोल प्रोसेस का सही क्रम कौन सा है? देखिए, इफेक्टिव कंट्रोल में सबसे पहले स्टैंडर्ड तय होता है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, और एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करके कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के बाद एनालिसिस किया जाता है, और फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, फिर स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, फिर उनका मेजर किया जाता है। मेजर करने के बाद में जो परफॉर्म, उसको कंपेयर किया जाता है आपस में, फिर उसमें एनालाइज किया जाता है, और फिर उसमें करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। ये कंट्रोल प्रोसेस का सही सीक्वेंस है। प्रिंसिपल मंथली लर्निंग आउटकम्स, अटेंडेंस और रेमेडियल क्लासेज की समीक्षा करके इंटरवेंशन में बदलाव करते हैं, ये मुख्यतः क्या दर्शाता है? प्रिंसिपल, एचएम, ये मंथली लर्निंग आउटकम्स, अटेंडेंस और जो रेमेडियल क्लासेज हैं, इनकी समीक्षा करके इंटरवेंशन में बदलाव करते हैं। ये मेनली क्या दर्शाता है? ये करेक्टिव एक्शन को दर्शाता है। जो पीरियोडिक मेजरमेंट है, और पीरियोडिक मेजरमेंट के आधार पे इंटरवेंशन मॉडिफिकेशन कंटिन्यूअस कंट्रोल को दर्शाता है। प्रिंसिपल टीचर की इनोवेशन की रिकॉग्नाइजेशन करता है, और उसे एडिशनल एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, ये किस प्रकार की मोटिवेशन का सबसे बेहतर दर्शाता है? प्रिंसिपल टीचर की जो इनोवेशन है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और फिर उससे एडिशनल एकेडमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं, ये किस प्रकार के मोटिवेशन को दर्शाता है? ये होता है नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। ये
नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन होता है रिकॉग्नाइजेशन, एप्रिसिएशन एंड मीनिंगफुल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिना डायरेक्ट मॉनेटरी रिवार्ड के मोटिवेशन प्रदान कर सकते हैं ये, तो ये नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ह्यूमन स्किल को टेक्निकल स्किल से बेहतर रूप में दर्शाती है? ह्यूमन स्किल का संबंध है ये इंटरपर्सनल रिलेशन, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से होता है। ह्यूमन स्किल का संबंध किससे होता है? ये इंटरपर्सनल रिलेशन, कम्युनिकेशन, इसके अलावा देखेंगे तो कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इससे होता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। ह्यूमन स्किल रिलेशन, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट हो कोई तो उसका रिजोल्यूशन। असेसमेंट टीचिंग को समझने के साथ स्कूल को टीचर्स, स्टूडेंट और कम्युनिटी के इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में देखते हैं। ये कौन सा कॉम्बिनेशन उपयुक्त है? इसमें अगर हम देखेंगे तो असेसमेंट का नॉलेज टेक्निकल स्किल है, जबकि स्कूल को इंटीग्रेटेड वॉल के रूप में, इंटीग्रेटेड के रूप में समझना एक कॉन्सेप्चुअल स्किल है। तो इसमें आएगा टेक्निकल प्लस कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि जो पेडागोगी और असेसमेंट का एक नॉलेज टेक्निकल स्किल होता है, जबकि स्कूल को इंटीग्रेटेड पूरा होल के रूप में समझना कॉन्सेप्चुअल स्किल है। प्रिंसिपल टीचर्स को एकेडमिक प्रायोरिटीज तय करने में शामिल करते हैं और कॉमन गोल के प्रति कमिटमेंट विकसित करते हैं। ये लीडरशिप की किस विशेषता को दर्शाता है? प्रिंसिपल टीचर्स को एकेडमिक प्रायोरिटीज तय करने में शामिल करते हैं और कॉमन जो गोल हैं स्कूल के, उसके प्रति कमिटमेंट विकसित करते हैं। ये दिखाता है इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स शेयर्ड गोल, क्योंकि लीडरशिप केवल अथॉरिटी एक्सरसाइज करना नहीं होता है, लोगों को जो एक शेयर्ड गोल है उसकी दिशा में इन्फ्लुएंस और मोटिवेट करना भी एक लीडरशिप है। प्रिंसिपल एज ए लीडर हमने पढ़ा था। अचानक उत्पन्न स्कूल सेफ्टी इमरजेंसी में डिले से रिस्क बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में कौन सा अप्रोच कंपैरेटिवली अधिक उपयुक्त होगा? सडनली कोई इमरजेंसी है स्कूल में सेफ्टी को लेके, अब इसमें डिले से रिस्क और बढ़ सकता है। इमरजेंसी में टाइमली एक्शन बहुत जरूरी होता है। इमरजेंसी में टाइमली एक्शन आवश्यक होता है और ऐसी परिस्थितियों में एक्सेसिव कंसल्टेशन डिसीजन को डिले कर सकता है। आपने बहुत ज्यादा कंसल्टेशन कर रहे हैं तो वो डिसीजन को डिले कर सकता है। जैसे 26/11 हुआ था मुंबई में, उसमें बहुत ज्यादा कंसल्टेशन हुआ और इसीलिए वो एक्शन लेने में बहुत डिले हुआ। या इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कई जगह फ्लड आता है तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो उतना इफेक्टिव नहीं है या इतना स्किलफुल नहीं है, तो फिर वो हर जगह डिस्कस करते हैं, कंसल्ट करते हैं और फिर उसमें डिले हो जाता है, वो काफी नुकसान देता है। तो इसलिए इमरजेंसी में टाइमली एक्शन आवश्यक होता है और ऐसी परिस्थितियों में एक्सेसिव कंसल्टेशन नहीं करना है, क्योंकि वो डिसीजन को डिले कर सकता है। त्वरित निर्देशात्मक निर्णय निर्माण, इसमें तुरंत एक्शन लिया जाता है, जो कहते हैं रैपिड डायरेक्टिव डिसीजन मेकिंग, वो होता है इमरजेंसी। हाईली कॉम्पिटेंट और सेल्फ डायरेक्टेड टीचर्स के साथ प्रिंसिपल का कौन सा रेस्पॉन्स अधिक उपयुक्त होगा? हाईली कॉम्पिटेंट और जो सेल्फ डायरेक्टेड टीचर्स हैं उनके साथ में प्रिंसिपल या एचएम का कौन सा रेस्पॉन्स अधिक उपयुक्त होगा? कॉम्पिटेंट और सेल्फ डायरेक्टेड एम्प्लॉयज को एक्सेसिव डायरेक्शन देने के बजाय अप्रोप्राइट उनको ऑटोनॉमी और सपोर्ट अधिक इफेक्टिव होते हैं। अप्रोप्राइट ऑटोनॉमी विथ सपोर्ट। प्रिंसिपल का नया विजन प्रस्तुत करता है, इनोवेशन को एनकरेज करते हैं और एग्जिस्टेंस प्रैक्टिसेज में भी मीनिंगफुल चेंजेस लाते हैं। ये किस लीडरशिप स्टाइल से अधिक संबंधित है? प्रिंसिपल या एचएम क्या करते हैं?
नया विजन प्रस्तुत करते हैं, इनोवेशन को एनकरेज करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस में से मीनिंगफुल चेंजेस लाते हैं, जो पहले से चली आ रही है प्रैक्टिस उसमें भी कुछ मीनिंगफुल चेंज करते हैं। इसको ये किससे संबंधित है लीडरशिप में? ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप विजन, इनोवेशन, मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस पे जोर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप को सबसे प्रत्यक्ष रूप से दर्शाती है? कौन सी एक्टिविटी है जो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप को सबसे प्रत्यक्ष रूप से दर्शाती है? इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप का मेन जो फोकस है वो किस पर होता है? इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप का मेन फोकस अगर हम देखेंगे तो वो होता है टीचिंग पे, टीचिंग पे होता है या फिर लर्निंग पे होता है, इसके अलावा असेसमेंट पे होता है और स्टूडेंट का जो आउटकम है उस पे होता है। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट और स्टूडेंट आउटकम पे फोकस होता है। क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स की मॉनिटरिंग, ये इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप को सबसे प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। मैच करना है, एग्जामिनेशन से पहले व्यवस्था की जांच। एग्जामिनेशन से पहले व्यवस्था की जांच मतलब इसको कहा जाता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ये होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फिर एग्जामिनेशन के दौरान मॉनिटरिंग मतलब एक्टिविटी के टाइम पे कॉन्करेंट और एक्टिविटी के बाद में फीडबैक कंट्रोल होता है। तो इसमें आएगा दिस वन कॉन्करेंट एंड एग्जामिनेशन के बाद फीडबैक, ये हमें ध्यान रखना है। फीड फॉरवर्ड ऑपरेट फ्रॉम बिफोर एन एक्टिविटी, कॉन्करेंट ड्यूरिंग द एक्टिविटी एंड फीडबैक आफ्टर द एक्टिविटी। ये सब हमने अच्छे से पढ़े हैं यूनिट 8 में। कंट्रोल प्रोसेस में स्टैंडर्ड और मेजरमेंट के बीच सही डिस्टिंक्शन कौन सा है? कंट्रोल प्रोसेस में स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को दर्शाता है। स्टैंडर्ड जो है ये एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को दर्शाता है, मतलब स्टैंडर्ड क्या है? डिजायर्ड है कि हमारा ये डिजायर है और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है उसको दिखाता है स्टैंडर्ड। जबकि मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है। ये इसमें फर्क है। प्रिंसिपल एचएम पाते हैं कि लो अचीवमेंट केवल टीचिंग से नहीं बल्कि अटेंडेंस, असेसमेंट और पेरेंटल पार्टिसिपेशन से भी जुड़ा है। केवल एक फैक्टर पर इंटरवेंशन करना किस अप्रोच को कमजोर करेगा? जब कई वेरिएबल्स इंटरकनेक्टेड हों तो उनके जो रिलेशनशिप है और जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें सिस्टम्स ओरिएंटेड एनालिसिस। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हर डिसीजन को कलेक्टिव बनाना नहीं होता। रिलेवेंट मैटर्स में मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ही इसका मेन जो है वो तत्व होता है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हर डिसीजन हमने लिया है उसको कलेक्टिव बनाना है, नहीं ऐसा नहीं होता है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का अर्थ हर डिसीजन को कलेक्टिव बनाना नहीं है, बल्कि जो रिलेवेंट मैटर्स है उनमें मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन करना होता है। रिलेवेंट डिसीजन में मीनिंगफुल पार्टनरशिप, ऑनरशिप और कमिटमेंट बढ़ा सकती है। रीजन असर्शन इफेक्टिव प्लानिंग कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है। इफेक्टिव प्लानिंग इसमें निर्धारित स्टैंडर्ड के बाद में कंट्रोल के लिए बेंचमार्क का कार्य करते हैं। प्लानिंग में, प्लानिंग में निर्धारित स्टैंडर्ड क्या है? प्लानिंग में निर्धारित स्टैंडर्ड बाद में कंट्रोल के लिए एज ए बेंचमार्क का काम करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, प्लानिंग एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड प्रदान करता है जिससे एक्चुअल परफॉर्मेंस की तुलना की जाती है। ये इसकी सही से व्याख्या भी कर रहा है।
डेलीगेशन का अर्थ प्रिंसिपल एचएम का डेलीगेट फंक्शन से पूर्णतः हट जाना नहीं है। डेलीगेशन सुपीरियर की अकाउंटेबिलिटी को परमानेंटली सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देता है। ये तो सही है कि डेलीगेशन का अर्थ प्रिंसिपल का डेलीगेटेड फंक्शन से पूरी तरह हट जाना नहीं होता है। ये तो हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में पढ़ा था, डेलीगेट किसी को काम दिया, अथॉरिटी दी, तो प्रिंसिपल का पूरी तरह वो उससे हट नहीं जाते हैं। ये तो सही है। डेलीगेशन सुपीरियर की अकाउंटेबिलिटी को परमानेंटली सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर नहीं करते हैं। अकाउंटेबिलिटी तो प्रिंसिपल एचएम की हमेशा रहती है, चाहे काम किसी को भी दें। इसका जो करेक्ट आएगा ए सही है, आर गलत है। मैच करना है फंक्शन और डोमिनेंट फोकस, प्रमुख फोकस किस पे है? प्लानिंग। इसमें प्लानिंग में एडवांस डिटर्मिनेशन, प्लानिंग पूर्ण निर्धारण, एडवांस डिटर्मिनेशन पूर्व निर्धारण। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग मतलब अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग ये अरेंजमेंट है, व्यवस्था। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन एक्शन गाइडेंस होता है, डायरेक्शन एक्शन गाइडेंस होता है, एक्शन को गाइड करना ये डायरेक्शन होता है। और कंट्रोल परफॉर्मेंस करेक्शन होता है, कंट्रोल। प्रिंसिपल टारगेट निर्धारित करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं और परसिस्टेंट गैप होने पे स्ट्रेटेजी बदलते हैं। ये कौन सा साइकिल दर्शाता है? देखिए, टारगेट प्लानिंग से आता है। टारगेट किससे आता है? प्लानिंग से आता है। तो प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? टारगेट निर्धारित करते हैं। तो टारगेट किससे आता है? प्लानिंग से, प्लानिंग से टारगेट आता है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से पता चलता है। प्लानिंग, उससे टारगेट निर्धारित किया इन्होंने। एक्चुअल परफॉर्मेंस किससे आता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस है ये मेजरमेंट से पता चलता है। मेजर करते हैं जब भी एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता चलता है। और परसिस्टेंट डेविएशन करेक्टिव कंट्रोल को ट्रिगर करता है। तो प्लानिंग, मेजरमेंट एंड करेक्टिव कंट्रोल। जो परसिस्टेंट गैप है वो हुआ तो करेक्टिव कंट्रोल, स्ट्रेटेजी बदलते हैं। इंटरवेंशन के परिणाम अपेक्षित न होने पर प्रिंसिपल स्ट्रेटेजी में मॉडिफिकेशन करते हैं। ये मेयर इंप्लीमेंटेशन से किस प्रकार अलग है? देखिए, रिजल्ट की रिव्यू किया गया रिजल्ट का, और उसके बाद में स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करना कंट्रोल का जो करेक्टिव डायमेंशन है उसको दर्शाता है। ये करेक्टिव डायरेक्शन को दर्शाता है। निपुण भारत के संदर्भ में प्रिंसिपल की स्कूल लेवल भूमिका में कौन सा कार्य सबसे अधिक संबंधित है? निपुण भारत का जो मेन मुख्य फोकस है वो क्या है? निपुण भारत का मेन मुख्य फोकस है एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। स्कूल लीडरशिप लर्निंग प्रोसेस की मॉनिटरिंग की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसका जो करेक्ट आएगा, फाउंडेशनल लर्निंग आउटकम्स की मॉनिटरिंग। कौन सा सही सुमेलित है इनमें से? निपुण भारत फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी, निष्ठा केवल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें पहला ही करेक्ट है। टीचर्स और स्कूल हेड्स के सिस्टमेटिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इनिशिएटिव सबसे रिलेवेंट है? टीचर्स और स्कूल हेड हैं उनके सिस्टमेटिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए निष्ठा, निष्ठा का फोकस क्या है? टीचर्स और स्कूल हेड्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। और ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पीएम श्री स्कूल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री स्कूल का उद्देश्य जो सेलेक्टेड स्कूल हैं उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो एक ब्रॉडर विजन है उसके अनुरूप विकसित करना है, मोर इंस्टीट्यूट्स के रूप में विकसित करना है। प्रिंसिपल अटेंडेंस, लर्निंग आउटकम्स और अन्य इंडिकेटर्स के आधार पर इंटरवेंशन तय करते हैं। ये किस अप्रोच को सबसे बेहतर दर्शाता है?
देखिए, जब डिसीजन मेजरेबल हो, डिसीजन मेजरेबल डेटा और एनालाइज एविडेंस पे आधारित होते हैं, तो इससे डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट कहा जाता है। जब डिसीजन है वो मेजरेबल डेटा और एनालाइज एविडेंस के आधार पे कोई डिसीजन लिया गया है, तो उसको डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कौन सा है? डायरेक्शन प्लान को एक्शन में बदलने से संबंधित है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कंट्रोल में करेक्टिव एक्शन का कोई जगह नहीं है। कंट्रोल में डेविएशन के बाद डेविएशन का एनालाइज करते हैं और उसके बाद में करेक्टिव एक्शन महत्वपूर्ण स्टेज है कंट्रोल में। तो डिसीजन मेकिंग में अल्टरनेटिव्स में से ही चॉइस शामिल है, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में अल्टरनेटिव्स में से ही जो बेस्ट चॉइस होता है उसको शामिल किया जाता है। पहले अल्टरनेटिव जो क्या क्या विकल्प है हमारे पास, और फिर उन विकल्प में से जो सबसे बेस्ट है उसी को चूज किया जाता है। सुपरविजन गाइडेंस के माध्यम से इंप्रूवमेंट सपोर्ट कर सकते हैं, ये सही है। फर्स्ट 3 4 ये इसमें करेक्ट है। लीडरशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीडरशिप फॉर्मल अथॉरिटी के समान है? नहीं, लीडरशिप केवल फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है, इसका जो लीडरशिप का संबंध है ये काफी डीप है। लीडरशिप इन्फ्लुएंस, मोटिवेशन, गाइडेंस, एम्पावरमेंट और इसकी जो इफेक्टिवनेस है उसके कंटेंट पे निर्भर करती है। लीडरशिप इज नॉट merely formal authority, it also involve influence, motivation, guidance and empowerment, and its effectiveness may depend on the context. तो इसमें जो पहला है ये सही नहीं है। लीडरशिप कॉमन गोल की ओर इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल। लीडरशिप मोटिवेशन और एम्पावरमेंट से इफेक्टिव सिचुएशन के अनुसार बदल सकती है। रेमेडियल प्रोग्राम लागू होने के बाद एविडेंस से पता चलता है कि एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। रेमेडियल प्रोग्राम लागू किया गया, जैसे किसी क्लास का रिजल्ट कम रहा है, उसको इम्प्रूव करना है, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का कोई रिजल्ट इम्प्रूव करना है, उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो रेमेडियल प्रोग्राम शुरू किया गया था। लेकिन रेमेडियल प्रोग्राम लागू होने के बाद जो एविडेंस आए उनसे पता चला कि एक्सपेक्टेड जो इम्प्रूवमेंट था वो नहीं हुआ। कंट्रोल साइकिल के अनुसार प्रिंसिपल या एचएम को क्या करना चाहिए? जो अपेक्षित परिणाम नहीं आए आफ्टर द रेमेडियल प्रोग्राम, कंट्रोल का उद्देश्य क्या होता है? कंट्रोल का उद्देश्य होता है कि डेविएशन जो है उसको छिपाना नहीं है। जो डेविएशन है उसको छुपाना नहीं है, बल्कि उसके कारणों का एनालाइज करके और करेक्टिव एक्शन लेना ही कंट्रोल का उद्देश्य होता है। प्रिंसिपल को डेविएशन का एनालाइज करके इंटरवेंशन मॉडिफाई करना चाहिए। प्रिंसिपल डेटा को प्रॉब्लम डायग्नोस करते हैं। प्रिंसिपल डेटा से प्रॉब्लम डायग्नोस करते हैं, टीचर से कंसल्ट करते हैं, इंटरवेंशन चुनते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हैं, आउटकम रिव्यू करते हैं। ये किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? इसमें सारे स्टेज फॉलो किए गए हैं। ये एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट साइकिल है सभी का। इस प्रोसेस में क्या क्या हुआ है? डायग्नोसिस, पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग, डेलीगेशन और कंट्रोल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दैट्स वाई इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट साइकिल। रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस के बावजूद एकेडमिक प्रॉब्लम बनी रहती है। रिपीटेड इंस्ट्रक्शन दिए गए लेकिन फिर भी जो एकेडमिक प्रॉब्लम है वो बनी एज इट इज है। प्रिंसिपल या एचएम डेटा एनालाइज करते हैं, मल्टीपल कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, अल्टरनेटिव्स में से इंटरवेंशन चुनते हैं और एविडेंस के आधार पर स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करते हैं। ये कौन सा अप्रोच है? ये भी हमारा इंस्ट्रक्शन पर निर्भर नहीं है। ये अप्रोच केवल इसमें डायग्नोसिस, डेटा एनालिसिस, अल्टरनेटिव, डिसीजन, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और करेक्टिव एक्शन का एक पूरा कंप्लीट साइकिल है। बी इसका करेक्ट आंसर है। साथ सभी को हम टाइम टाइम पे प्रैक्टिस टेस्ट करते रहेंगे और अब नया यूनिट शुरू करेंगे नेक्स्ट हमारा। आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक नंबर और है उस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।